उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। यहां पर मसूरी रोड पर एक एसयूवी कार खाई में जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने खाई से बाहर निकाला और अस्पताल में हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक दोनों जो रास्ते थे वो काफी ज्यादा खराब थे और इसी के चलते दोस्तों का ग्रुप मसूरी घूमने के लिए गया था और मसूरी से लौटते समय शहनशाही आश्रम के पास में गाड़ी को पैदल रूट पर डाल दिया। ऑफ रोड चलाने के शौक में यहीं पर गाड़ी हादसे का शिकार हो गई और हादसे में आयुष और अवनी की मौत हो गई है जबकि सागर, युवराज और ईशा की हालत गंभीर बनी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब खाई से सभी को बाहर निकाला गया लेकिन 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। और उत्तरकाशी के मोरी के नेटवार्ड में बच्चों को छोड़ने जा रही स्कूली वैन में अचानक से आग लग गई। गनीमत ये रही कि ड्राइवर की सूझबूझ से सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सूचना पर पहुंची मोरी फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर कंट्रोल किया। आग लगने के कारण अभी तक पता नहीं चल पाए हैं और ये तस्वीरें आपके सामने। विकासनगर से एक बड़ी खबर मिल रही है। यहां के सहसपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक बिल्डिंग के लिफ्ट में छात्र फंस गए थे और बिजली जाने और बार-बार लिफ्ट का बटन दबाने से लिफ्ट बीच में ही अटक गई, जिसके बाद में लिफ्ट के दरवाजे और छत को काटकर सभी फंसे 6 छात्रों को बाहर निकाला गया। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब सभी को बाहर निकाला जा रहा था। तो बिजली जाने और साथ ही बार-बार लिफ्ट का बटन दबाने के चलते बीच में ही लिफ्ट फंस गई थी। देहरादून पुलिस ने ऋषिकेश एम्स में एक नकल माफिया गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कि एग्जाम सेंटर से प्रश्न पत्र की फोटो खींचकर टेलीग्राम के माध्यम से दूसरी जगह पर भेजकर नकल कराता था। पुलिस ने एम्स की एमडी परीक्षा के दौरान 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये आरोपी एक गाड़ी में बैठकर हिमाचल के कांगड़ा के एक सेंटर पर अभ्यर्थियों को नकल करा रहे थे और नकल कराने में एम्स के 2 डॉक्टर भी शामिल थे। मुख्य आरोपी ने एग्जाम पास करने की डील 50 लाख रुपए में की थी जिसमें एम्स के डॉक्टरों को 2-2 लाख रुपए दिए जाने थे। परीक्षा थी जो एम्स द्वारा ऑल इंडिया लेवल पर ऑर्गेनाइज की जाती है और इसमें जो है 5 लोग को अरेस्ट किया गया था गोपनीय सूचना के आधार पर, जिसमें ये जो हिमाचल प्रदेश में 3 कैंडिडेट थे जिनको टेलीग्राम के माध्यम से वहाँ से क्वेश्चन भेजे जा रहे थे और वो परीक्षार्थियों को यहाँ से सॉल्व करके भेज रहे थे। जैसे मेडिकल की किताबें भी थी मिली। चारधाम यात्रा में आ रही भारी भीड़ को देखते हुए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर एक बार फिर से रोक लगा दी गई है। 31 मई तक चारधाम यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को बंद कर दिया गया है, यानी कि काउंटर पर होने वाला रजिस्ट्रेशन अब मई महीने के लिए बंद कर दिया गया है। चारों धामों में क्षमता से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं और रविवार को केदारनाथ में ही अकेले 35,000 से ज्यादा यात्री पहुंचे थे और अन्य धामों में भी भारी भीड़ पहुंच रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सबकी यात्रा सुरक्षित हो, लिहाजा कोई जोखिम हम नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को 31 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। वो की भी जो बेरिंग कैपेसिटी है एक लिमिट तक है, इसलिए वो लिमिट के आसपास है और लिमिट से ज्यादा भी हो गई है, इसलिए किसी प्रकार से भी कोई हम जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। किसी को कोई परेशानी न हो, साथ में उनकी यात्रा, सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षित यात्रा हो और यात्रा में कठिनाइयां न हो, इसलिए हमने एक किया है कि 31 मई तक अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं होगा। केवल जो लोग रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं ऑनलाइन, जिनका रजिस्ट्रेशन है, अभी उन्हीं के दर्शन के लिए हम कर रहे हैं। देहरादून सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक ली और मीटिंग में बिजली और साथ ही पेयजल व्यवस्था को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से पूरा अपडेट लिया। वहीं सीएम धामी ने सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि चारधाम यात्रा अब पूरी तरह से व्यवस्थित हो गई है। बड़ी संख्या में जो लोग बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंच चुके हैं उनको भी दर्शन कराए जाएंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन वाले सबसे पहले दर्शन कर सकेंगे और ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी लोग जो पहुंच रहे हैं वो दर्शन करके ही वापस लौटें।
उत्तराखंड की धार्मिक यात्राओं के लिए प्राधिकरण बनाने को लेकर सीएम धामी ने कहा है कि यात्राओं को बेहतर करने का फोकस किया जा रहा है ताकि लोग आसानी से दर्शन कर सकें। कि जो भी अच्छी यात्रा को अच्छा करा जा सकता है, जिसके कारण से जो आज यात्रा में जिस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं वो थोड़ी भी दिक्कत कहीं पर ना हो, तो सबसे बात करके करेंगे जी। हम लोगों का ये है कि लोकतंत्र का जो स्वरूप है वो कोई भी व्यवस्था बनाने में हम उसको पूरी तरह से उसका पालन करेंगे। केदारनाथ धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। हालांकि लोगों को कुछ असुविधाओं का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी श्रद्धालु व्यवस्था से काफी खुश हैं और धाम पहुंचे श्रद्धालुओं ने धाम की काफी तारीफ की। उन्होंने खाने पीने से लेकर रुकने तक की सभी सुविधाएं बढ़िया बताई और बाबा के दर्शन भी बढ़िया तरीके से हुए हैं, ये भी कहा। यहाँ बहुत बढ़िया वो है, पार्किंग पुर्किंग सब मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। नीचे सोनप्रयाग से पार्किंग करो, आगे टैक्सी की व्यवस्था अच्छी है, ऊपर खाने पीने के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, यह थोड़ी रुकावट होती है, हर चीज़ के लिए होती है, पर बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ के बारे में कई लोग अफवाह फैला रहे हैं उल्टी सीधी, तो ये सरासर गलत है। ये धाम भी बहुत अच्छा है और ख़ासकर लोग इसी को देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। चारधाम यात्रा के शुरुआती दिनों में भारी भीड़ आने से कुछ दिक्कतें हुई, जिसके तुरंत बाद सीएम धामी ने बड़े अधिकारी तैनात कर दिए। अब ऐसे में कैसे चारधाम यात्रा सफल हो सके, इसके लिए भी एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिस पर जल्द ही अमल हो सकता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है और मात्र 10 दिनों में ही करीब 7 लाख श्रद्धालु पहुंच गए हैं। यात्रियों की भारी संख्या ने कहीं न कहीं प्रशासन के उन दावों की पोल खोल दी जिसमें यात्रा से पहले दुरुस्त व्यवस्था के दावे किए गए थे। सबसे डराने वाली तस्वीरें यमुनोत्री धाम से सामने आई। गंगोत्री यमुनोत्री धाम से आई तस्वीरों के बाद शासन ने भीड़ नियंत्रण पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए IPS अरुण मोहन जोशी को जिम्मेदारी दी थी, जिन्होंने दोनों धामों में जाकर स्थलीय निरीक्षण किया और श्रद्धालुओं से बातचीत की। और क्या बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में रिपोर्ट कंपाइल करके उनको दें। तो इस पर मैंने रिव्यू किया है दोनों जगह का, और जहाँ जहाँ पर और बेहतर हम लोग को करने का गुंजाइश है उसके बारे में सजेशंस को कंपाइल किया है। बाय एंड लार्ज जो है यात्रा काफ़ी अच्छी चल रही है, और जहाँ पर भी लग रहा है कि कुछ और हम लोग बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में हमने एक डिटेल रिपोर्ट कंपाइल कर दिया है। वो दोनों धाम में भीड़ नियंत्रण के लिए यात्रियों को केवल उन स्थानों पर रोका जाए जहां छोटा बाजार और कस्बा हो। धाम तक पहुंचने के लिए कई जगह सकरे और चौड़े रास्ते हैं जो अचानक ही आ जाते हैं। इन रास्तों पर सही से काम किया जाना चाहिए, क्योंकि इन स्थानों पर जाम की स्थिति पैदा हो रही है। वहीं यमुनोत्री धाम में पहुंचने के लिए घोड़े खच्चरों और कंडी डंडी के साथ पैदल यात्रियों को अलग अलग समय पर छोड़ा जाना चाहिए, जिससे कि खतरा कम होगा। साथ ही धाम में लंबी लंबी लाइनों के बदले टोकन सिस्टम हो, जिससे कि यात्री को घंटों लाइन में न खड़ा होना पड़े। धाम में सुरक्षा व्यवस्था के लिए अधिक संख्या में पुलिस SDRF तैनात हो। इन जैसे कई बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार की गई है। देखिए, भीड़ के लिए जो भीड़ नियंत्रण के जो पुलिस प्रबंध होते हैं, हम उसी के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। जैसे कि जहाँ जहाँ बैरियर लगाना, लोगों को तमाम तरह की जानकारियाँ देना, उसके लिए हमने बहुत सारे पुलिस असिस्टेंस बूथ बनाए हैं जगह जगह पे चेकिंग और फ्रिस्किंग हो रही है। केवल जो रजिस्टर्ड लोग हैं वो लोग जा पा रहे हैं जिनका ट्रिप कार्ड बना है। और आगे अगर पार्किंग की समस्या ऊपर किसी धाम में दृष्टिगोचर होती है तो उसके अनुरूप ही नीचे बसेस को और गाड़ियों को रोका जाता है। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले जो रिपोर्ट बननी चाहिए थी और जिस पर काम होना चाहिए था, वो तब शुरू हुई जब यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों से दो चार होना पड़ा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है, लिहाजा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को बंद कर दिया गया है। अब ऐसे में ऋषिकेश में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बाहर से आए यात्रियों ने प्रदर्शन किया और प्रशासन पर कई आरोप भी लगाए। यात्रियों का कहना है कि रजिस्ट्रेशन नहीं होने से भारी दिक्कत हो रही है और वो कई दिनों से रजिस्ट्रेशन सेंटर में रह रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी समस्या का समाधान करने को तैयार नहीं है। मुझे यहाँ पे 12 तारीख का आया हुआ हूँ, जेब खर्ची भी हमारा खत्म हो गया है। अब यहाँ पे इधर से उधर काउंटर पे जाते को टोकन लाओ, यहाँ से कहते हैं उधर जाओ, कभी इधर भेजते हैं कभी उधर भेजते हैं। यहाँ लाइन लगाते हैं तो उधर लाइन पे टोकन वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उधर लाइन लगाते हैं तो इधर वो हो जाता है।
अब बताओ क्या करें यहाँ पे, यहाँ कोई बैठने की उठने की कहीं कोई सुविधा नहीं है। कोई संतुष्टि हुआ। कल फॉर्म ले लिए, हमारे फॉर्म 12 बजे के जमा आए, हमारे बाद में 3 बजे लोगों ने फॉर्म जमा किए, उन लोगों को रजिस्ट्रेशन हो गया, वो निकल भी गए। तो ना तो ये हम लोगों को कुछ जवाब दे रहे हैं, ना हमें ये पता हमारा रजिस्ट्रेशन होगा या नहीं होगा। हम यहाँ कितने दिन पड़े रहे हैं और खाने पीने की सारी बहुत बड़ी किल्लत। प्रभारी यात्रा सचिव और स्वास्थ्य सचिव आर राजेश सोमवार को रुद्रप्रयाग पहुंचे, जहां पर उन्होंने बद्रीनाथ हाईवे पर स्लाइडिंग जोन का जायजा लिया, जिसको दुरुस्त करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। सिरोबगढ़ से ही रुद्रप्रयाग जिले की सीमा शुरू होती है और ये क्षेत्र ही बहुत संवेदनशील है और हल्की बारिश में भी ऊपर से बलवा आ जाता है, इसलिए इस जगह पर हर समय जेसीबी उपलब्ध होनी चाहिए। स्वास्थ्य सचिव ने बाजार का निरीक्षण करते हुए उन्होंने पानी और साफ सफाई व्यवस्था को अधिक बेहतर करने पर जोर दिया। और इसमें स्वास्थ्य सचिव होने के साथ साथ जो बिजली, पानी इत्यादि की जो मूल समस्याएं हैं, अगर चारधाम यात्रा के दौरान कोई ऐसी कोई दिक्कत आती है तो मेरे द्वारा संबंधित शासन में जो सचिव हैं रिस्पेक्टिव, उनको भी अवगत कराया जाएगा और इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट शिफ्ट किए जाने पर जनता क्या चाहती है, इसके लिए ऑनलाइन राय भी ली जा रही है। 31 मई तक हाँ और ना में लोगों को राय देनी है, लेकिन अब बहस हो रही है कि एक छोटे से राज्य में जनमत संग्रह की नौबत क्यों आ गई है, जबकि दुनिया के देशों में जनमत संग्रह वहां होता है जहां पर बड़े विवाद हो। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के 13 जिलों की जनता को 31 मई तक बताना है कि वो हाईकोर्ट की शिफ्टिंग चाहते हैं या नहीं। चीफ जस्टिस के आदेश पर पूछा जा रहा है कि नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्ट होना चाहिए या नहीं। पर उत्तराखंड में जनमत संग्रह की जरूरत क्यों पड़ी? आमतौर पर जहां जनता की राय बटी हो वहां जनमत संग्रह की नौबत आती है, पर उत्तराखंड एक अनोखा राज्य है जहां हाईकोर्ट को लेकर जनमत संग्रह हो रहा है, वो भी राज्य बनने के 24 साल बाद। कांग्रेस की माने तो हाईकोर्ट नैनीताल में रहना चाहिए या नहीं, ये जनमत संग्रह का विषय नहीं है और इस जनमत संग्रह के बुरे नतीजे उत्तराखंड को भुगतने होंगे। हम इस जनमत संग्रह को मेरे हिसाब से तो मानना नहीं चाहिए। ये अवैध जनमत संग्रह है। इस तरीके के जनमत संग्रह की उत्तराखंड में कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, मैं इस जनमत संग्रह को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात मानता हूँ। जिसने भी ये किया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज का है 24 साल बाद आपको याद आ रही जनमत संग्रह करने की। एक बात, जनमत संग्रह होता कहाँ है ये बताइए। जहाँ किसी चीज में डिस्प्यूट होता है वहाँ जनमत संग्रह की बात आती है। कांग्रेस विपक्ष में होते हुए जनमत संग्रह पर खुलकर सवाल उठा रही है, पर बीजेपी सरकार और संगठन जनमत संग्रह पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर हो रहे जनमत संग्रह पर अब तक सरकार का पक्ष सामने नहीं आया है। हालांकि बीजेपी नेता भगत सिंह कोश्यारी लेटर लिखकर साफ कर चुके हैं कि हाईकोर्ट कहाँ हो, ये फैसला सरकार का काम है, कोर्ट का नहीं। मैं इसमें भारतीय जनता पार्टी की राय तो नहीं, लेकिन मैं व्यक्तिगत राय रखना चाहता हूँ कि हाईकोर्ट कहाँ होना चाहिए, राजधानी कहाँ होनी चाहिए, कहाँ क्या होना चाहिए, ये काम सरकार का है। और जब नैनीताल को उच्च न्यायालय बनाया गया था तब वह भी सरकार का ही निर्णय था। जस्टिस महोदया ने ये बात कही है, तो इस पे इस प्रकार की हम टिप्पणी शायद करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। व्यक्तिगत मत तो यही है कि मेरे ऋषिकेश में और आईडीपी में जगह भी बहुत है, वहाँ यदि हाई कोर्ट आता है तो मेरे लिए तो मेरे क्षेत्र के लिए तो अच्छी बात होगी। एक्सपर्ट मानते हैं कि जनमत संग्रह वहाँ होते हैं जहाँ जनता पटी हुई हो, पर उत्तराखंड में हाईकोर्ट की तरफ से हाँ और ना पर राय लिया जाना अजीब फैसला है। सिर्फ वकीलों की राय लेना काफी होता तो वकील मानते हैं कि हाईकोर्ट के फैसले का पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए और सवाल उठाने वाले को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। अगर ये ओपिनियन होता सिर्फ वकीलों का, जिनको प्रैक्टिस करनी होती है, नैनीताल हाई कोर्ट में जाना होता, तो शायद एक जस्टिफाई होती चीज। लेकिन अगर एक रेफरेंडम यानी पब्लिक से अगर आप पूछ रहे हैं तो ये थोड़ा सा अजीब सी सिचुएशन है। जनमत संग्रह जैसे शब्दों से बचा जाना चाहिए था, क्योंकि ओपिनियन तो मैटर करता है, लेकिन ये जो फैसले होते हैं, कहाँ हाई कोर्ट बनेगा, कहाँ उसकी बेंच बनेगी, ये राजनीतिक फैसला होता है। जनमत संग्रह जैसा शब्द सूडान, क्रीमिया, आयरलैंड जैसे देशों में ही सुनने को मिला, लेकिन छोटे से राज्य उत्तराखंड में
हाई कोर्ट कहाँ हो, इस पर जनता की राय लिया जाना अपने आप में अनोखी घटना है और उत्तराखंड के लिए इसके क्या परिणाम होंगे, ये जनमत संग्रह का फैसला ही बताएगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। हाईकोर्ट के नैनीताल से ऋषिकेश या फिर गढ़वाल के किसी इलाके में शिफ्ट होने की खबर के बीच में हल्द्वानी के विधायक और साथ ही कांग्रेस नेता सुमित हृदयेश ने बड़ा बयान दिया। सुमित ने कहा कि हाईकोर्ट को गढ़वाल ले जाना ये कुमाऊं के साथ अन्याय है। उन्होंने आगे कहा कि हमने कभी कुमाऊं गढ़वाल नहीं किया, लेकिन सभी भवन तो गढ़वाल में है, एक हाईकोर्ट ही कुमाऊं में है। यदि उसको भी यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा तो आप लोग क्षेत्रवाद कर रहे हैं। कभी भी ये नहीं सोचा उत्तराखंड एक राज्य है, गढ़वाल कुमाऊं कभी क्षेत्रवाद ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सारे जो आपके दफ्तर हैं, आपका विधानसभा भवन हो गया, आपके सचिवालय हो गए, पुलिस का हेडक्वार्टर हो गया, सब तो आपका उस क्षेत्र में। एक हमारे क्षेत्र में हाईकोर्ट है जिसकी वजह से क्षेत्र की रौनक भी बढ़ी रहती है, प्रमुखता से क्षेत्र का नाम लिया जाता है। अब उस हाईकोर्ट की शिफ्टिंग करके भी अगर आप उसी क्षेत्र में ले जाएंगे तो आप क्षेत्रवाद कर रही है। आपकी ये कहीं ना कहीं ये सोच, सरकार को इसमें अपना हस्तक्षेप करना चाहिए। हरिद्वार की लक्सर तहसील में जमकर हंगामा हुआ। यहां पर अलावलपुर गांव से आए किसान परिवार ने तहसीलदार ऑफिस में कानूनगो पर 10,000 रुपए की रिश्वत लेने का भी आरोप लगाया और काम न करने का भी आरोप लगाया, जिसके बाद भी जमकर हंगामा हुआ। किसान परिवार के मकान पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया था। एसडीएम और तहसीलदार के निर्देश पर जांच करने के बाद में पीड़ित परिवार ही मकान का असली मालिक पाया गया। जांच के बाद में कानूनगो की फाइनल रिपोर्ट लगना बाकी है। किसान परिवार का कहना है कि कानूनगो ने रिपोर्ट लगाने के एवज में 10,000 रुपए की घूस मांगी थी, लेकिन उसके बाद भी काम नहीं बना। और अब आपको पहाड़ से जुड़ी हुई 10 खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। कोटद्वार के रतनपुर सुखरो इलाके में बंद घर से युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। सीएम धामी के निर्देश के बाद में पुलिस के अधिकारी यात्रा रूट का जायजा ले रहे हैं। उत्तरकाशी में एमडी ने भी निरीक्षण किया और यात्रियों से फीडबैक लिया। चारधाम यात्रा रूट पर सुधारीकरण के काम नहीं हो पा रहे हैं। NH 94 और 58 पर कई जगहों पर डेंजर जोन बने हुए हैं। बागेश्वर के सुराग पे लंबे समय से ग्रामीण आधे अधूरे पुल के निर्माण की मांग कर रहे हैं। डीएम ने 2 हफ्तों में पुल निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। रुड़की में सोलानी नदी पर बने पुल के नीचे एक युवक का शव मिला है। युवक की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। विकासनगर के कई इलाकों में पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। लोगों ने आज जल संस्थान के दफ्तर पर हंगामा किया। बागेश्वर में एबीवीपी द्वारा स्कूल में सदस्यता अभियान का बीजेपी ने बचाव किया है और कहा कि एबीवीपी छात्र हितों के लिए काम करती है। उत्तरकाशी में तेज हवाओं से मौसम में बदलाव देखा गया है और तेज बारिश के साथ लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। चमोली जिले और बद्रीनाथ धाम में आज मौसम बदल गया। मौसम बदलने के साथ ही जहां चमोली के अधिकांश इलाकों में बारिश हुई। बागेश्वर के कीवी और उससे बने उत्पादों को लोगों तक पहुंचाने के लिए आउटलेट खोले जा रहे हैं, जिसका शुभारंभ डीएम अनुराधा पाल ने किया। बीजेपी के अंदर कोर हिंदुत्व के एजेंडे को फॉलो करने वाले नेताओं की एक पीढ़ी उम्र और दूसरी वजहों से सक्रिय राजनीति से तकरीबन दूर हो चली है। अब ऐसे में इस वैक्यूम को बढ़ावा देने की भी कोशिश की जा रही है और नई पीढ़ी के नेताओं ने, और इसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आगे आ रहे हैं और खासकर हिंदी भाषी राज्यों के साथ साथ गैर हिंदी भाषी राज्यों में भी चुनाव में धामी की डिमांड जबरदस्त देखी जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। उत्तराखंड में पिछले 2 सालों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, उसमें बीजेपी की हार्डकोर हिंदुत्व की विचारधारा की झलक साफ तौर पर दिखाई देती है।
फिर चाहे वो धर्मांतरण के खिलाफ ठोस कानून लाने की बात हो या फिर धार्मिक प्रतीकों के नाम किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त करने की। जनसंघ के जमाने से बीजेपी का कोर एजेंडा रहे यूसीसी को देश भर में सबसे पहले कानूनी जामा पहनाने का काम भी मुख्यमंत्री धामी ने किया। धामी के इन्हीं फैसलों ने उन्हें बीजेपी के अंदर हार्डकोर हिंदुत्व की विचारधारा वाले नेताओं की अगली लिस्ट में खड़ा कर दिया है। इसी वजह से लोकसभा चुनाव में हिंदी भाषी ही नहीं बल्कि गैर हिंदी भाषी राज्यों में भी प्रचार के लिए सीएम धामी जबरदस्त डिमांड में हैं। सब देवभूमि उत्तराखंड का अपना एक अलग स्वरूप पूरे देश और दुनिया के सामने है और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जिसको जहां भी जिम्मेदारी दी जाती है वहां जाता है। इतना बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी का है। देश भर में आज भाजपा का संगठन पन्ना प्रमुख तक जा चुका है। 19 अप्रैल को उत्तराखंड में वोटिंग के बाद से पिछले एक महीने में सीएम धामी ने यूपी, दिल्ली, झारखंड, तेलंगाना, बंगाल, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र में 40 से ज्यादा जनसभाएं की तो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं के नामांकन में भी शामिल हुए। इस बीच उत्तराखंड में भी 4 धाम यात्रा व्यवस्थाओं के साथ ही फॉरेस्ट फायर को लेकर भी समीक्षा मीटिंग करते रहे, यानी हर मोर्चे पर खुद को साबित किया। जो मैंने पहले ही कहा कि यहाँ का मूल स्वरूप है, लोग देवभूमि के बारे में एक अलग दृष्टि रखते हैं। अगर हम किसी को भी बताते हैं कि हम उत्तराखंड देवभूमि से आए हैं या वहाँ के हम रहने वाले हैं तो लोगों का एक भाव और हमको देखने की जो दृष्टि है वो दृष्टि बदल जाती है। हिंदुत्व की पार्टी लाइन को लेकर धामी की मुखरता ने उन्हें बीजेपी के युवा मुख्यमंत्रियों की कतार में सबसे आगे खड़ा कर दिया। सियासी जानकार भी कहते हैं कि राष्ट्रीय टीम में तो उनका कद बढ़ा ही है, साथ ही पार्टी के अंदर उनकी एक्सेप्टेंस भी काफी बढ़ा दी है। न्यूज़ 18 देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।